गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट लेक्चर था वहां पे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट किया था और इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग के बारे में, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसके रीजंस के पीछे हम भागने वाले हैं आज। ठीक है। सो आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है क्योंकि इस लेक्चर में हम काफी सारी ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है। ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्नर वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग को बेटर एक्सप्लेन किया था सबसे पहले वर्नर। ठीक है। और वहां पे कुछ एक ऐसी चीजें थी जो कि वर्नर आंसर नहीं दे पाया था। कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस थे। कैसे देखो, why only certain element possess the remarkable property of forming coordination compound। कुछ एक कंपाउंड ही क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं, कुछ एक एलिमेंट्स ही क्यों बनाते हैं, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। इसका आंसर वर्नर के पास नहीं था क्योंकि तब ऑर्बिटल के बारे में वो नहीं जानता था। राइट। दूसरा क्वेश्चन ये था, दूसरी लिमिटेशन वर्नर की, व्हाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। बॉन्ड डायरेक्शनल क्यों है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यानी कि पर्टिकुलर बॉन्ड ही क्यों बनते हैं, पर्टिकुलर शेप ही क्यों बनता है, डायरेक्शनल क्यों है वो चीज। तो उसका आंसर, अगर ऑर्बिटल के बारे में ही नहीं पता है तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में भी उसको नहीं पता होगा। सिमिलर सी बात। तीसरा क्वेश्चन ये उठा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। यस, वर्नर ने ऐसा बताया था कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज उसने एक्सप्लेन नहीं की। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैरी करता है, वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, ऐसी चीजों के बारे में उसको पता ही नहीं था कुछ। तो ये तीन मेन लिमिटेशन ही वर्नर थियरी को वीक बनाती थी। उसके लिए हमें कुछ एक दूसरी थियरीज को भी यूज करना होगा, जैसे कि many approaches have put forth to explain nature of the bonding in the chemical compounds। यानी कि काफी सारी अलग अलग थियरीज यूज हुई बाद में, जैसे कि सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थियरी यूज हुआ, उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थियरी यूज हुआ, उसके बाद लिगैंड फील्ड थियरी यूज हुआ, उसके बाद मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी भी यूज हुआ। तो अलग अलग टोटल 4 थियरी यूज हुई, वैलेंस बॉन्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी, लिगैंड फील्ड थियरी एंड ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। इसमें से वैलेंस बॉन्ड थियरी और क्रिस्टल फील्ड थियरी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, जबकि लिगैंड फील्ड थियरी एंड ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि वो आप हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे। ठीक है। Elementary treatment of application of valence bond theory and crystal field theory in the coordination compound इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरीज। ठीक है। According to this theory, metal ion or atom under the influence of the ligand can use its d orbital, s orbital, p orbital, या फिर ये आगे की डी ऑर्बिटल हो गई, या फिर s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और पीछे की d ऑर्बिटल। यानी कि आपका जो मेटल आयन या फिर मेटल एटम है वो 3 ऑर्बिट यूज करेगा, या तो आगे की d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, या फिर s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और पीछे की d ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू यील्ड अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डिफाइनाइट जियोमेट्री सच एज ऑक्टाहेड्रल। फिर उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, आपको पता है ये सारी चीजें आप 11th में पढ़े हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल बनेगा, राइट। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर sp2d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्क्वायर प्लेनर बनता है। तो ऐसे ये सारी चीजें तो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, राइट। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन का कौन सा शेप रहता है ये आप 11th में पढ़े हो। रिपीट कर देंगे वापस से। These hybridization orbitals are allowed to overlap with the ligand orbital that can donate electron pair for bonding। और उसका एक टेबल आपको दिया है, देखो
जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि 4 अलग अलग ऑर्बिट अगर मिक्स होती है तो दो तरीके के हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं। एक होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का शेप आपको पता है टेट्राहेड्रल है और dsp2 का भी पता है आपको स्क्वायर प्लेनर होगा। वैसे अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है जो हम कहीं पे यूज नहीं करने वाले हैं इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d या फिर dsp3 होता है और उसका शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो तरीके का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या फिर d2sp3, दोनों में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ही बनता है। तो हमारे पास टोटल यूजफुल शेप तीन आए, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? चलो, सो यहां से आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन की है जो कि हम बाद में करेंगे। अब हम टेक्स्ट बुक के बाहर का पोर्शन देखेंगे। सबसे पहले ये जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे। देख लो, यहाँ पे मैंने वो टॉपिक, एक्चुअली ये आपकी पुरानी टेक्स्ट बुक में है, यूजफुल है, आपको बॉन्डिंग समझने में हेल्प करेगा। चलो, मोस्ट ऑफ द मेटल आयंस हैव जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल, राइट? लेकिन उसमें से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग रहती है बेस्ड ऑन दिस हाइब्रिडाइजेशन। चलो, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन लगेगा वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो, सबसे पहले sp3 के लिए एक 4s ऑर्बिटल होगी और तीन p ऑर्बिटल, 4px, 4py एंड 4pz। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं हाइलाइटर के लिए। एक 4s ऑर्बिटल, एक 4px, 4py एंड 4pz ऑर्बिटल। ठीक है, ये चार ऑर्बिटल ओवरलैप होती है, मिक्स होती है, नई चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं ये, और उसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। द एनर्जी वैल्यू फॉर दिस फोर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर सेम, उनकी एनर्जी सेम रहती है। उसके बाद वो टेट्राहेड्रल के चार कॉर्नर पे अरेंज होते हैं, दैट्स व्हाई उनका एंगल आपको पता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, सो इस जियोमेट्रिकल शेप रहेगा इसका टेट्राहेड्रल। ये होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एक 3d ऑर्बिटल यूज होगी, चार 4s ऑर्बिटल यूज होगी, सॉरी, एक 4s ऑर्बिटल यूज होगी और दो p ऑर्बिटल, 4px एंड 4py। टोटल चार मिक्स होंगी, हाइब्रिडाइज्ड होगी और चार नई हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगी। ठीक है, उसकी वजह से dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसे कहा जाता है। उनका एनर्जी सेम रहता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद, और वो प्लेन स्क्वायर यानी कि स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। उनके बीच एंगल रहेगा 90 डिग्री, याद रखना। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर वो कहा जाएगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो। समझ में आया? उसके बाद d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक 3d ऑर्बिटल, एक 4s ऑर्बिटल और तीन 4p ऑर्बिटल यानी कि 4px, 4py एंड 4pz। टोटल 1 2 3 4 और 5 यानी कि दो d ऑर्बिटल 3d, एक 4s और तीन 4p। टोटल 6 ऑर्बिटल मिक्स होंगी और 6 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी आपको। ठीक है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा और वो ऑर्बिटल dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कही जाएगी। उनकी एनर्जी सेम रहेगी और वो ऑक्टाहेड्रल के 6 कॉर्नर पे अरेंज होते हैं, दैट्स व्हाई वो ऑक्टागोन बनाते हैं। ठीक है, तीनों एक्सिस यूज होगी। द एंगल बिटवीन एनी टू नियर बाय dsp2 ऑर्बिटल, दो dsp2 ऑर्बिटल के बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है। हेंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल बी dsp2 सॉरी d2sp3 टाइप एंड वो ऑक्टाहेड्रल बनाता है। चलो, उससे ऑपोजिट कर दो, sp3d2 ऑर्बिटल क्या रहेगी, तो एक 3d ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है क्योंकि वो पूरी भरी रहती है। दैट्स व्हाई एक 4s, चार तीन 4p और एक 4d, 2 4d यानी कि पीछे की d ऑर्बिटल यूज होगी। बाकी तो सेम रहेगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर? यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो फिक्स हो गया ऑक्टाहेड्रल, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है
और टेट्राहेड्रल भी बन सकता है। क्लियर है? चलो, अब हमारे लिए जरूरी चीज है इसका सीरीज। चलो, तो हम यहां से सीरीज उठाते हैं। मेरे पास ये सीरीज पड़ी है, ठीक है, वो सीरीज मैं यहां नीचे लगा देता हूं। चलो, ये सीरीज है आपकी लिगेंड की एक्टिवेशन सीरीज, यानी कि किसका एक्टिवेशन ज्यादा है। ठीक है, चलो, तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं कौन सबसे ज्यादा एक्टिव है, कौन सबसे कम एक्टिव है। ठीक है, चलो, सो हेलोजन सारे वीक, जो मैं अंडरलाइन करता हूं वो सारे वीक है। OH भी वीक है, ऑक्जेलेट भी वीक है, H2O भी वीक है। सो यहां तक सारे वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड का मतलब ये है कि वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज नहीं कर सकते। क्या डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ये सारे अरेंज नहीं कर सकते? ये सीरीज आपको लिखना है, ये सीरीज आपको लिखना है, जबकि ये सारे आपके डी ऑर्बिटल को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो हम मोस्टली किसको यूज करेंगे? एक तो कार्बोनाइल यूज करेंगे, साइनाइड यूज करेंगे, एमोनिया यूज करेंगे, कभी कभी H2O भी यूज होगा, फ्लोराइड यूज होगा, क्लोराइड यूज होगा, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे हम यूज करेंगे। ठीक है, सो उसमें से हमारे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो कौन से हुए? एमोनिया, साइनाइड एंड कार्बोनाइल। वीक लिगेंड कौन से हुए? तो ऑल द हेलोजेंस और H2। OH भी कभी कभी होगा, लेकिन मोस्टली नहीं यूज करेंगे। एक्चुअली ये सीरीज हम क्रिस्टल फील्ड थियरी के बाद यूज करने वाले थे, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, लेकिन वो तो सिलेबस से हटा दिया है, तो इसका यूजफुलनेस हम कब पता चलेगा? दैट्स व्हाई हमने पहले सीरीज उठा के यूज करेंगे इसको। ठीक है, चलो, सो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर बनाने की बात। ठीक है, चलो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने कंपाउंड लिया है जैसा कि आप देख सकते हो। चलो, ये नोमेनक्लेचर है, मैंने रखा है, बाद में करेंगे। चलो, सबसे पहले ये देखो, मैंने आपको यहाँ पे कंपाउंड दिया है, ये वाला। ठीक है, आप देख सकते हो कंपाउंड है आपके पास निकल, 4 साइनाइड है, उसके ऊपर -2 चार्ज है, तो इसका नाम बनाओ टेट्रासाइनाइटो निकलेट। -2 है, 4 साइनाइड है, तो वो ये बनेगा +2, तो ये बनेगा टेट्रासाइनो या फिर टेट्रासाइनाइटो निकलेट 2। ठीक है, ये उसका नाम हुआ। चलो, उसके अंदर 4 Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसे लिगेंड भाई? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मैंने बताया था आपको, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, सो सबसे पहले मैंने आपको बोला था आपको इन सभी का एटॉमिक नंबर याद रखना है। चलो, निकल का एटॉमिक नंबर बता दो मुझे, क्या होगा निकल का एटॉमिक नंबर? तो आपको पता है निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। मैंने याद करने को बोला था आपको, निकल 28। चलो, अब 28 में से 18 इलेक्ट्रॉन आर्गोन के रहेंगे। देखो तो 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गोन के निकल गए जब मैंने आर्गोन लिखा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में लगेंगे, सो 4s2 हो जाएगा। तो 18 + 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर रहेंगे। तो ये मैंने 8 इलेक्ट्रॉन अरेंज किए, देख लो। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर वापस से भरेंगे 6 7 एंड 8। तो ये निकल का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हुआ। ठीक है, चलो, निकल का क्या होता है इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट? सो निकल मेटल का होगा आर्गोन 3d8 4s2, और उसमें से आपने निकलेट 2 यानी कि निकल +2 बनाया है। सो निकल +2 बनाना है तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो निकल +2 के अंदर क्या होगा, देख लो, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, ये बॉक्स एम्प्टी हो गया। चलो, अब साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड 3d ऑर्बिटल को रीअरेंज करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां चला जाएगा, यानी कि यहां पे पेयर हो गई, देखो, और एक डी ऑर्बिटल आपको मिल गई।
जहां पे साइनाइड लगेगा, तो एक साइनाइड यहाँ पे लगेगा, एक साइनाइड यहाँ पे, 4 लगाने, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया इन चारों का मिलके, ये 4 मिलके हाइब्रिडाइजेशन, एक 3D, एक 4s और 2 4p, यानी कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर। देख लो, इन दिस कंपाउंड 4 लिगेंड जॉइन एंड सो possesses स्क्वायर प्लेनर। या तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा और या तो टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन अब हमें ये प्रूव करना है क्यों स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। देख, in one square box vertical arrows of opposite direction shows electron pair in which the rotation of both electrons are opposite to each other. Here nickel plus 2 have combined with 4 cyanide ions, strong ligand है जो एक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है। ईच साइनाइड आयन स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो हमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है निकल प्लस 2 से कनेक्ट होने के लिए। हेंस निकल प्लस 2 जो है वो टोटल 4 पेयर गेन करेगा 4 लिगेंड से। देख लो, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर गेन किया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है। If the structure is square planar, then DsP2 hybridization occurs. क्यों? क्योंकि Na+2 जो है वहां पे 1 3D ऑर्बिटल यूज होगी, 1 4s और 2 4p, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इक्वल एनर्जी की 4 नई ऑर्बिटल्स बनेगी। For this, arrangement of 8 electron of 3D orbital of Na+2 metal ion requires, because आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से वो रीअरेंजमेंट होगी, यानी कि अब पहले 4 बॉक्स में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे डी ऑर्बिटल के और एक बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा जो पहले नहीं था। तो यहां पे देख लो रीअरेंजमेंट हुआ साइनाइड की वजह से। इन दिस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D ऑर्बिटल, सो 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे बॉक्स में मूव करेगा और पेयर बना देगा। एज ए रिजल्ट एक 3D ऑर्बिटल वैकेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। लाइक कौन से साइनाइड है, एमोनिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड बना देते हैं। ठीक है। दिस वैकेंट 1 3D 1 4s एंड 2 4p ज्वाइन होते हैं, DsP2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 90 डिग्री पे स्क्वायर प्लेनर फॉर्म बनाएंगे। ठीक है। चलो अब उसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। शेप कौन सा हुआ? स्क्वायर प्लेनर। एंगल 90 डिग्री बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दो, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, देख लो सारे के सारे पेयर में ही है, सो ये डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। हाइब्रिडाइजेशन DsP2, 4 चीजें। सबसे पहले आप शेप लिखोगे। ठीक है। शेप लिखने के बाद आप लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद बॉन्ड एंगल लिखोगे। ठीक है। और लास्ट में आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखोगे, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। 4 चीजें लिखनी होगी आपको। तो ये आपका पहला कंपाउंड हो गया, कौन सा? निकल टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन। समझ में आया? चलो अब हम हमारे दूसरे कंपाउंड के बारे में बात करते हैं जहां पे मैंने वीक लिगेंड लिया है। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया था, अब मैंने वीक लिगेंड लिया है। देख लो, क्लोरीन हो गया वीक लिगेंड, तो ये बनेगा टेट्रा क्लोराइडो निकलेट 2। ठीक है। अब आपके पास वीक लिगेंड है, बाकी तो सेम। निकल का पहले अरेंजमेंट लिखना होगा आपको, 3D 4s एंड 4p ऑर्बिटल। आर्गोन के 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्गोन, 10 बचे, 10 में से 2 जाएंगे 4s के अंदर, 8 बचे वो जाएंगे 3D के अंदर। सो निकल का बनेगा आर्गोन 3D8 4s2, लेकिन यहाँ पे आपने निकल +2 बनाया है। सो जब आपने निकल +2 बनाया तब 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। देख लो, है निकल +2 में 4s एम्प्टी पड़ा है। और अब देखो क्लोरीन जो है वो वीक लिगेंड है, सो वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अरेंज नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई एक 4s और 3 4p मिक्स होंगे, एक साइनाइड यहां लगेगा और 3 साइनाइड यहां लगेंगे। समझ में आया? ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एंगल बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट। देख लो क्योंकि ये वीक लिगेंड है। Nickel plus 2 metal ion is combined with 4 weak ligand Cl minus. As Cn minus is a strong, comes nearer to the metal ion because it possess more attraction, क्योंकि वो strong है, जबकि Cl minus weak है, तो वो ligand जो है वो metal ion के नजदीक नहीं आ सकता है because it possess less attraction. So 3d orbital है वो capable नहीं होगी कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। दैट्स व्हाई रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड। हेंस एक 4s और 3 4p ऑर्बिटल्स, नॉट 3 4p ऑर्बिटल्स, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन गिव्स मी sp3 हाइब्रिडाइज एक्सो 9 डिग्री 28 मिनट पे वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ठीक है, चलो बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स जो है sp3 हाइब्रिडाइज, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। शेप, तो शेप होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलो उसके बाद बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल तो आपको पता है 109 डिग्री 28 मिनट्स sp3 का। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करोगे तो देखो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यस 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक में आपको उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसका रूल क्या है, तो आपको देखो टेक्स्ट बुक के अंदर फॉर्मूला दिया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने का। इवन आपने ये प्रॉपर्टी जो है वो लास्ट चैप्टर में भी स्टडी किया था। एक्चुअली यहाँ पे तो फॉर्मूला दिया है नहीं, वो आगे के चैप्टर में था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। चलो बहुत ही सिंपल है, म्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट n इन द ब्रैकेट n प्लस 2। चलो कैलकुलेट करो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। n इक्वल टू अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, n इक्वल टू 2 आया ना। चलो सो 2 इंटू 4, चलो यानी कि 2 रूट 2 लगेगा, 2 रूट 2 यानी कि 2 इंटू 1.1 1.41 सॉरी, ये आपको मिलता है 2.83 bm। ये आपको आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिला, इस फॉर्मूला से आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये भी लिखना होगा कैलकुलेट करके। चलो देख लो, और उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दिया है 2.90 जो कि नियर है एक दूसरे के। समझ में आया? तो ये हो गया आपका दूसरा कंपाउंड। तो ऐसे मेरे पास और 5 कंपाउंड है, आप देख सकते हो अलग अलग 5 कंपाउंड मैंने लिए हैं, और उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, चलो थर्ड कंपाउंड हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपको लिखने हैं सारे। हाँ चलो FeCN6-4 यानी कि हेक्सासाइनोफेरेट 2, यहाँ पे Fe+2 है, हेक्सासाइनोफेरेट 2। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, रीअरेंजमेंट होगा। चलो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 26। ठीक है, चलो उसमें से Fe+2 बनाना है। सबसे पहले 26 इलेक्ट्रॉन अरेंज करो। 18 तो आर्गोन के, अब 8 बचे, 8 में से 2 जाएंगे 4s के अंदर, 6 बचेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन 3d के अरेंज होंगे। ठीक है, चलो अब क्या करना है आपको, अब आपको Fe+2 बनाना है, यानी कि 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, Fe+2 बनाओगे तो अब 3d6 बचेगा सिर्फ। देख लो आर्गोन 3d6 4s2 से हो गया आर्गोन 3d6। अब साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके एक यहां जाएगा और एक यहां जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर हो गई 3, ये 2 बॉक्स एम्प्टी हो गए। सो ये 2 बॉक्स, एक 4s और 3 4p मिक्स हो गया, आपको हाइब्रिडाइजेशन देंगे D2sp3, यानी कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 0, डायमैग्नेटिक हो गया, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल हो गया क्लियर। देख लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिडाइजेशन खास आपको याद रखना होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि अंदर रीअरेंजमेंट होता है, दैट्स व्हाई।
सो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल 90 डिग्री एंड डायमैग्नेटिक क्योंकि जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ? चलो वैसे ही अब हम बात करेंगे दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में। FeCN6-3, इसका नाम है फेरी साइनाइड आयन, कॉमन नेम, यानी कि हेक्सासाइनो फेरेट 3। अब Fe+3 बनाना है। चलो सबसे पहले जब आपने Fe बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन D के अंदर, 2 यहाँ पे, और उसमें से Fe+3 बनाओगे तो Fe+3 से 2 4s से जाएंगे और एक D से, सो D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और फिर साइनाइड ने उसका रीअरेंजमेंट करवाया तो अब एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन फिर भी बचता है, देख लो। तो अब ये सब मिलके आपको हाइब्रिडाइजेशन देंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सेम टू सेम, लेकिन एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, दैट्स वाई ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। 1.73 उस फॉर्मूला से फाइंड कर लेना आप, √n × n+2, ठीक है। सो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, पैरामैग्नेटिक है क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। थियोरेटिकली वो मिलता है 1.73 और उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 1.8। समझ में आया? चलो उसके बाद हम बात करते हैं FeF3 के बारे में। देखो अब F जो है वो वीक लिगेंड है और Fe जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, राइट। चलो Fe+3 के लिए क्या करना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। 2 4s से और एक 3d से जाएगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और जो F है वो वीक लिगेंड है तो d ऑर्बिटल का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो पीछे की d ऑर्बिटल यूज होगी। सो अब हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। चलो sp3d2 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सो n = 5, सो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा 5.92। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, राइट। चलो पैरामैग्नेटिक है क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, ओके। चलो उसके बाद मेरे पास एक और कंपाउंड है। अब मैं कोबाल्ट वाला कंपाउंड आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे, चलो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर सबसे पहले आपको याद होना चाहिए 27, ठीक है। आर्गोन के 18 इलेक्ट्रॉन, 2 4s के, 20 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर। कोबाल्ट आर्गोन 3d7 4s2, देख लो मैंने आपको 21 से 30 तक याद रखने को बोला था। चलो अब आपने ये कंपाउंड लिया है जिसमें हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 है, +3 बनाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकाल दो, 2 4s से 1 3d से। अब 6 इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर बचेंगे जब आपने कोबाल्ट +3 बनाया। और एमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो रीअरेंजमेंट होगा। चलो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो तीनों पेयर में हो गए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, डायमैग्नेटिक हो गया, ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? यही चीज आपको याद रखनी है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई डायमैग्नेटिक। क्लियर है? और ये स्पेशल केस है MnO4-, ये हो गया स्पेशल केस MnO4-। देख लो ये टेट्रा ऑक्सो मैंगनेट 7 आयन है जहां पे मैंगनेट +7 बनता है। चलो एटॉमिक नंबर 25 है इसका, 5 इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर, 2 4s के अंदर, +7 बनाना है, सब खाली हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन होता है D3s। याद रखना P नहीं यूज होते क्योंकि D अवेलेबल है, D3s हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहाइड्रल ही बनेगा। D3 हाइब्रिडाइजेशन, D3s के अंदर O-2 वीक लिगेंड है, उसकी वजह से वो डी ट्रांजिशन करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं, डी ट्रांजिशन होता है और उसकी वजह से उसको वायलेट कलर मिलता है। ये कलर्ड कंपाउंड है डी ट्रांजिशन की वजह से। क्लियर? और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि वो Mn+2 है, दैट्स व्हाई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसा?
याद रखना इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल बनेगा D3S के अंदर, ये स्पेशल केस है। ओके, चलो तो हमने काफी सारे हाइब्रिडाइजेशन सीखे, इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल के अंदर अरेंज करना है वो सीखा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज भी करेंगे। सो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।